अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने जो है वो न्यूमेरिकल करने हैं चैप्टर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के। अच्छा, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इन वीडियो को आप सीरियस लो। यकीन मानो घंटों के न्यूमेरिकल ना जस्ट आप चंद मिनटों में कर लोगे। ये आधे घंटे की भी वीडियो नहीं होगी जिसमें आप जो है वो पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लोगे। तो जस्ट इन न्यूमेरिकल को देख लो, पेपर में आएंगे इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो। न्यूमेरिकल में ना नंबर नहीं करते हैं, याद रखना। अगर आंसर सही आ गया ना टीचर 100% पूरे नंबर देगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनीस हुसैन, फिर एमी इंग्लिश सेंटर। तो देखो अनीस हुसैन में उन्होंने नंबरिंग करके दी, मतलब नंबरिंग दी हुई है, न्यूमेरिकल लिख के नहीं दिया हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ, चेंज का मतलब डेल्टा, लेंथ का मतलब एल, ये पता करना ऑफ अ अपर लेग बोन। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मेडिकल की तरफ आते हैं। देखो आपको पता है कि हमारी टांग एक ही हड्डी से नहीं जुड़ी हुई, बीच के अंदर हमारा जो है वो ये एक प्लेट टाइप कह लो। आपको आई होप पता होगा क्योंकि मैं मेडिकल की फील्ड नहीं है। अच्छा, उस घुटना कह रहे होते हैं हम इसे, ठीक है, उर्दू ज़बान में। तो घुटने से ऊपर की जो हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटने तक, ये जो है हमारी अपर लेग कहलाती है। इसके बाद फिर जो दूसरा हिस्सा, अच्छा इसे कुछ और भी कहा जाता है अपर लेग के अलावा, तो आप वो कमेंट में बताना। वो मुझे याद था, मैं भूल गया अभी। हाँ, फीमर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब जितना न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरत है उतना नॉलेज तो मैंने ले ली थी। अब मेडिकल में जो बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है। देखो अब आप बोलोगे मेडिकल में फ़िज़िक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, देख लो आपके सामने। अच्छा, आदमी का जो वज़न है वो है आपके पास 70 kg का, मगर मसले वाली बात पता है कहाँ आती है? वो जो है एक सपोर्ट के ज़रिए से या किसी तरह से सिर्फ एक टांग पे खड़ा हो जाता है। देखो मेरा वज़न अभी 70 kg आ रहा है, मगर जब मैं सिर्फ एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा ना तो अब मेरा वज़न 70 kg नहीं, कुछ कम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक टांग पे खड़ा हो गया हूँ, इधर का वज़न कम हो गया है, समझ गए? और ये ख़तरनाक है। अगर आप ज़्यादा ऐसे करोगे तो आपको फिर दर्द भी हो सकता है पाँव में, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है। ये M1 हो गया, ठीक है। ये M क्या है? वो मास जो वो कैलकुलेट किया गया है जब वो दोनों टांगों पे खड़ा था। और ये M2 वो मास जब वो सपोर्ट पे खड़ा हुआ था, एक टांग की सपोर्ट पे, यानी जिस टांग में हमें पता करना है। अच्छा, अब देखो आप जब एक टांग पे खड़े होते हो तो आपकी जो लेग होती है उसकी लेंथ में तब्दीली आती है। कितनी ख़तरनाक बात है ना, लेकिन ये नेचुरल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कोशिश नहीं करना एक ही टांग पे खड़े रहो। अच्छा, आगे चलते हैं। अज्यूमिंग द बोन टू बी, अच्छा बोन की जो लेंथ है वो आपको दे दी गई है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में हमें ओरिजिनल लेंथ भी चाहिए होगी, यानी जो लेंथ, देखो बोन में, ये बोन है समझ लो, ये बोन है, ठीक है। इस बोन को हम कंपेयर कर रहे हैं एक रॉड से कि यार ये रॉड इतनी बड़ी है तो बोन भी इतनी बड़ी है, सही। तो इसकी जो हमें लेंथ दे दी है वो L है 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस है मीटर तो होगी नहीं, सेंटीमीटर ही होगी, तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर लाना पड़ेगा, जो आएगा 0.4 मीटर। एक 0 से 0 कैंसिल, 4/10 0.4। अच्छा, रेडियस भी होता है हमारी बोन में, है ना, यहाँ रेडियस होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास आ रहा है 2 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस है इसको भी हमें करना होगा, तो आएगा 0.02 मीटर, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ बोन, बोन का यंग मॉडुलस दे दिया। अब देखो यंग मॉडुलस सुन लो होता क्या है। जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो तो उस वक्त जो एक हमारे पास क्वांटिटी आती है वो होती है यंग मॉडुलस। ये बताता है यंग मॉडुलस की कितनी रेजिस्टेंस आ रही है कंप्रेस करने में और खींचने में, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ। अब f तो है नहीं, मगर याद रखना आप जब यूं खड़े होते हो तो आपका वेट लगता है ना, तो यानी जो फोर्स है वो आपके पास है W mg, सही, मल्टीप्लाई बाय L तो है आपके पास,
एरिया नहीं है वो निकाल लेंगे, रेडियस गिवन है और y है आपके पास, सॉरी डेल्टा एल, सब कुछ है, जस्ट f और a नहीं है। f और a कैलकुलेट करते हैं। f और w का रिलेशन आपको पता है ना। अच्छा, मास कितना रखा जाएगा यहाँ पर? मास यहाँ रखा जाएगा वो वाला जो आप एक टांग पे खड़े होकर आ रहा है, वो ये वाला है। हाँ सॉरी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द वीडियो आपको खांसी आ जाए तो क्या कर सकते हैं, खांसी है, छींक छींक आ जाए तो चलो। मास हमारे पास 62 है, 9.8, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ 70 के करीब, मतलब ये कुछ 607.6 न्यूटन। अच्छा एफ आ गई, बात समझ आ गई। चाहे तो डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। कंपैरिजन हम करते हैं जब भी तो हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वरना कैलकुलेशन मुश्किल नहीं हो जाए। ए निकालता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो पाई आर और एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा ना। अच्छा पाई को ऐसे ही रख रहने दो, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.02 तो पाई मल्टीप्लाई 0.02 का स्क्वायर, द आंसर इज 0.0012 मीटर का स्क्वायर। समझ गए? फॉर्मूले में पुट कर लो, डेल्टा एल एफ एल ए वाई। चलो एफ क्या है? 607.6। एल क्या है? नहीं, हाँ सही है 0.4 मीटर। ए क्या है? 0.0012 और स्क्वायर नहीं आएगा। वाई क्या है? 19 मल्टीप्लाई 10⁹ तो डेल्टा एल क्या है? कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं लाइव कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ ताकि ना आप लोगों को मतलब आंसर गलत ना चला जाए, और लाइव कैलकुलेशन में ना आंसर के गलत होने का चांस ना बहुत कम हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, इन चीज़ों से काम आसान हो जाता है। 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। चेंज हो गया तो क्या हो गया, यूनिट तो सेम रहेगा ना। और बिल्कुल सही हमने कैलकुलेट किया। बुक में ना ये 1 दिया हुआ है, अब वो थोड़ा बहुत अगर राउंड ऑफ की टेक्निक सही हो जाए तो ये बना जाएगा, लेकिन ये सही है। 6 भी लिखोगे, 1.0 सही लिख दिया ना और पावर सही लिख दी, 10 की पावर जो आ रही है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देख रहे हो कितना आसान आसान न्यूमेरिकल है। थ्योरी लिखने बैठो, ग्रामर की मिस्टेक, कॉन्सेप्ट की मिस्टेक, न्यूमेरिकल करने बैठो तो कैलकुलेशन की मिस्टेक कैलकुलेशन की मिस्टेक तो ठीक हो सकती है ना यार। अब ग्रामर कहाँ ठीक करने बैठोगे फिजिक्स के पेपर में। और हाँ, एक ख़ास बात बता दूं कि फिजिक्स के पेपर में ना एज अ टीचर ग्रामर की मिस्टेक के नंबर नहीं काटते। अब इसका मतलब ये नहीं है जानबूझ के फिर कुछ का कुछ लिख कर आ जाओ। आप एक बच्चे को देखोगे यार, उसके इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं 32, फिजिक्स में नंबर आ रहे हैं 50, ऐसा क्या हुआ? वो ग्रामर के नंबर नहीं कट रहे हैं, वरना ग्रामर के नंबर कटें तो फिजिक्स में भी 32 हो जाए। अच्छा, अब एमी इंग्लिश सेंटर से न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने चल रहा है, पढ़ रहे हैं आप लोग इसको। अच्छा, मैं ज़रा न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेता हूँ क्या है। अब वायर, 1 मिनट मैं निकाल लेते हैं फिर करते हैं। हाँ, अब वायर, एक वायर है, समझ लो ये इस तरह से है। टू 2.2 मीटर एक वायर है जिसकी लेंथ है 2.2 मीटर, और इसका डायमीटर है, ये चीज़ डायमीटर होती है, ये चीज़ रेडियस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डायमीटर इज 2.25 मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर में तो ऑब्वियस से कैलकुलेशन नहीं होगी, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। व्हेन स्ट्रेच बाय अ वेट, इसको स्ट्रेच किया जाता है वेट के ज़रिए से, ठीक है। वेट लटका दो यहाँ पे, स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा बहुत खिंच जाएगा। तो वेट कितना है? 8। वेट मीन मास, मास की बात कर रहे हैं ये।
यूनिट देख लो लिखा हुआ है kg। इट्स लेंथ हैज़ बीन इंक्रीज। अच्छा, जब मैं इसको खींचूंगा भाई, जब मैं अपने कपड़े को खींच रहा हूँ तो लेंथ में इजाफा आ रहा है ना, तो बस इसमें भी इजाफा आएगा, वो डेल्टा एल हो गया, जो कि है आपके पास 0.25 मीटर। फाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस पता करो। देखो स्ट्रेस के लिए सिंबल यूज होता है ये सिग्मा, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए सिग्मा लो से ये इस तरह का ईटा सिंबल यूज होता है, ये ईटा, हाँ ईटा ही बोलते हैं इसे। अच्छा, एक और चीज भी पता करनी है, यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस के लिए तो भाई यूज होता है ना। चलो, और कुछ भी है क्या कैलकुलेटा में? अच्छा, ग्रेविटी तो पता ही होती है ना। अच्छा चलो, सबसे पहले पता करते हैं स्ट्रेस। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आपको पढ़ाई ना करने पे होता है, ये वो वाला स्ट्रेस है जो इस पे लग रहा है, F/A। ये तो प्रेशर नहीं है, मगर यहाँ पर इसे प्रेशर नहीं कहेंगे, सॉलिड में इसे स्ट्रेस कहेंगे। देखो मैंने पीछे बताया था ना, F बराबर है W के, तो क्या आ जाएगा mg। A बराबर है आपके पास पाई आर स्क्वायर के। अब R और D का रिलेशन भी पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, पाई, और R की जगह क्या आ जाएगा, D/2 का स्क्वायर। क्लैरिटी है। 8 यहाँ कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम, स्ट्रेस। मास कितना है, 8.8, 9.8। अच्छा, अब जब इन्होंने 9.8 आपको कांस्टेंट लिख दिया ना, तो 10 नहीं डालिएगा ग्रेविटी को, सही। तो पाई डायमीटर 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 2 स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा। चलो कैलकुलेट करो। देखो कभी भी जब पढ़ने बैठा करो ना, ये दिमाग पे बना के नहीं बैठा करो यार मैं जल्द से जल्द पढ़ के उड़ जाऊँ। जिस दिन आपने ये करा ना, मैं जल्द से जल्द पढ़ के उड़ जाऊँ, फिर वो और मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई। तो बस ये सोच के बैठा करो पढ़ने के लिए यार, कि मैंने जो है ना इतना कोर्स कवर करना है या इतना टॉपिक कवर करना है, तो वो उसके मुताबिक चलोगे तो फिर आपको आसान हो जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 4.88 मल्टीप्लाई 10⁻10। अब मैंने प्रेशर कहा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल नहीं लिख देना वो पास्कल तो प्रेशर के लिए यूज़ होता है, कहीं इसको आप पास्कल लिख के बैठ जाओ, बोलो सर ने कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये आंसर सही नहीं आ रहा। अच्छा, सही नहीं आने की वजह इसकी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में एरर है। देखो मैं इसका आंसर सही निकालता हूँ, कैलकुलेशन एरर आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन एरर को दूर करते हैं, 1 मिनट। हाँ सही है, कैलकुलेशन एरर आ रहा था। अब वो एरर क्या आ रहा था मैं बता दूं यार, वैसे मैंने ऐसे ही रख के कैलकुलेट किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा, बस कैलकुलेशन एरर आया है। तो वैसे आंसर है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है सही है। 2.2 आ रहा है, लेकिन अगर 2.1 भी लिख दो कि मसला नहीं। अब मसला पता है क्या आया, अब मैंने जो है ना ऐसे करो, ठीक है। पहले 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ब्रैकेट में करके स्क्वायर लेना, 3 पे स्क्वायर लगा दिया ना वो गलत कैलकुलेट करेगा, और फिर 2 पे स्क्वायर तो ऑब्वियस से आएगा। तो ये ज़रा ध्यान रख लेना। आप सोचो सही कर आ गया मैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यू हैव चेंज इन लेंथ, यू हैव ओरिजिनल लेंथ, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ कितनी है, 0.25 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आ गया। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2.2, सॉरी 2.2। भाई कैलकुलेशन ठीक करना पेपर में, 0.11। हाँ, यूनिट कुछ नहीं आएगा क्योंकि देखो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, यूनिट कैंसिल, तो यूनिट कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये भी गलत निकाला है। इसके गलत होने की वजह आई है कि ये 10⁻³ आएगा। तो ज़्यादा गलत नहीं है, थोड़ा गलत है। चलो एक मिनट, आंसर इसका आ रहा है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻। देखो मैंने वो प्रीफिक्स लगाना रह गया था, तो इस वजह से आंसर थोड़ा फ़र्क आ गया। 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴,
ये लो, सही है। तो आप प्रीफिक्स की गलती नहीं करना। अच्छा, अब जब भी आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेस भी है स्ट्रेंथ भी है, सही भी कैलकुलेट हो गए हैं तो अब आंसर निकल आएगा। तो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, आंसर जल्दी बताओ। तो 2.2 एक्सपोनेंट -7, 1.1 एक्सपोनेंट -4। अच्छा, ऊपर -7 नहीं है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻14। अबे यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट इसका वही आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर का तो कोई यूनिट है ही नहीं, न्यूमिनेटर का जो यूनिट है वही आ जाएगा। अच्छा, अब मेरा वैसे आया तो मैंने बल्कि गलत आया, अब पता नहीं है गलत क्यों आया। आओ देखते हैं गलत क्यों आया। मेरा गलत आंसर आ रहा है, वैसे किया तो मैंने ठीक है। अच्छा सॉरी, 4 है, मैंने -7 लगा दिया। अब देखो ये तो सिली मिस्टेक्स है ना, अगर ये होगी तो फिर तो पेपर में नंबर कटेंगे ही कटेंगे। आप भी ये गलतियाँ नहीं करना भाई, 4 को 7 नहीं बनाना। ये 11 आएगा, 11, क्योंकि ये 4 है, मैंने 7 लगा दिया था। हाँ यूनिट सही है, सब सही है, पहले गलत था अब सही हो गया। वैसे बुक में जो लिखा हुआ है ना 1.93 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ करके यही बनता है। सही, ये सही आया। जो गलत हो रहा था मैंने वो ठीक करा दिया, बस कैलकुलेशन एरर हो रही है। अब वो जल्दी जल्दी में जब करोगे काम तो ऐसे ही होता है। अच्छा चलो, अब इसके बाद वाला न्यूमेरिकल करता है। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो जिंदगी में, फिर आगे बढ़ जाओगे, ना तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी में। सही है, चलो करते हैं। इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इज, कॉपर की इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? स्ट्रेस दी हुई है आपको, यूनिट से भी पता चल रहा है। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट से पहचान लिया करो क्वांटिटी, अगर वैसे समझ नहीं आ रही हो। इट इज़ टू बी स्ट्रेच बाय लोड, स्ट्रेच किया जाता है लोड के ज़रिए से। बेसिकली मास की बात कर रहे हैं, 10 kg, यूनिट लिखा हुआ है। फाइंड द डायमीटर, डी पता करना है। अब डी कैसे पता करना है? बहुत आसान है। ऑफ वायर, वायर का डायमीटर पता करना है। देखो एक वायर होगा, उसके ऊपर हमारा ये स्ट्रेच किया जा रहा होगा, तो ये डायमीटर आपने पता करना है। अच्छा, बाकी सारा यूनिट, बाकी इतना ही डेटा मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा डेटा की उम्मीद ना रखिएगा। अच्छा चलो सोल्यूशन लगाते हैं। फॉर्मूला यहाँ लगेगा स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस गिवन है ना, एफ ए की मदद से डायमीटर आ जाएगा। ए को इधर ले आओ। अच्छा, ए आपको पता है किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आर स्क्वायर को यहाँ रखना है, क्योंकि मुझे डायमीटर चाहिए ना। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन मुझे पता है, तो पाई को इधर ले आओ, सिग्मा एम कर दो। अच्छा, आर किसके बराबर होता है? डी अपॉन 2 के। तो डी अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू एफ और पाई सिग्मा एम। डी का स्क्वायर और ये 4 हो गया और ये एफ हो गया, उधर ले जाओ। तो ये डी हो गया, डी का स्क्वायर हो गया, एफ हो गया और ये पाई हो गया, 4 इधर आ गया, सिग्मा एम। बेहतर ये है कि 4 को इधर लिखा जाए, इधर से हटा दिया जाए। डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 आ गया। अच्छा, अब मजे की बात यह है एफ गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है एफ किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के, क्योंकि ना यार वेट लगा रहे हैं ना उसके ऊपर, तो वो एफ डब्ल्यू हो जाएगा, एम जी। तो एम और जी, चलो आप लोगों के लिए एक स्टेप और लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर? वो तो कैलकुलेट करनी है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? मास कितना था? देखो 10 मास गिवन है, 9.8
वो सिग्मा गिवन था ना, वो रहा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पाई, ये लो कैलकुलेट करो, गलती मत करना कैलकुलेशन में। अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कहीं खुद ही गलती ना कर जाऊँ, तो मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 1.5 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, 5, 1 मिनट गलत तो नहीं आ रहा, 1 मिनट ज़रा मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8.3 एक्सपोनेंट -7, हाँ मैं वो गलत आ रहा था ना, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर, दिस इज आवर डायमीटर। और काफ़ी करीब करीब ही आ रही है वैल्यू। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब ये राउंड ऑफ करके 2 बना लेना। देखो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आप परेशान हो जाओ या नाराज़गी हो जाए, नाराज़गी वाली बात करते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी नेमत है कि लोग आपसे नाराज़ नहीं हो रहे हैं, लोग आप पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं लोग माफ़ कर रहे हैं, आपको अच्छा समझते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग आपको कह रहे हैं कि यार आप वो हो, मासूम हो, मतलब आप वो हो यार, आप चालाक नहीं हो। अगर कोई आपको ये कहे चालाक नहीं हो, मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि आप चालाक नहीं हैं, तो यार देखो आपके अंदर अगर समझदारी या होशियारी है ना, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उस सही वक्त पर सही जगह लगा देनी होती है। तो अच्छी बात है कि लोग आपसे नाराज़ नहीं हो रहे हैं, सिंपल बात ये है। लोगों को खुश रखा करें, ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करें लोग आपसे खुश रहें, हाँ लेकिन उसमें अपना नुकसान ना करा लिएगा कि सर ने कहा था लोगों को खुश रखना है, तो किसी दिन अपना ही नुकसान करा दिया। वट वुड बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील? भाई स्टील की ये बल्कि ऐसे नहीं, ये एक स्टील की समझ लो वो है वायर, वायर कह रहे हैं आप, वायर सही बनाया था पहले, मेरे दिमाग में था ये वायर है। अच्छा वायर की लेंथ क्या है ये मांग रहे, ग्रेटेस्ट का मतलब इसकी लेंथ है क्या ये बता दो, बता देते कोई बात नहीं। अब ये पूछ रहे तो इन्हें भी बता देना। विच फिक्स्ड एट वन एंड, अच्छा अब देखो तरतीब क्या है, ऐसे नहीं लगा हुआ ये ऐसे लगा हुआ है, एक जगह से फिक्स हुआ हुआ और यूँ लटका हुआ है, ज़मीन हवा में लटका हुआ है, ठीक है। एंड कैन इट हैंग फ्रीली, लटका हुआ है ये, और फिर यूँ लटके हुआ है तो फिर घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रहा लटकाने की वजह से। द ब्रेक स्ट्रेस, स्ट्रेस लिख दिया तो वो तो बात ही क्लियर हो गई। अब आप लोग बोलोगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, बेटा कॉन्सेप्ट मैं इसके क्लियर कर चुका हूँ, पूरे पूरे लेक्चर में इस पर डाल चुका हूँ, लेकिन मैं जितना कॉन्सेप्ट ज़रूरत है वो दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आपको अंधेरे में रख के पढ़ा रहा हूँ, ये तो मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना कराऊँ, लेकिन अब वक्त ऐसा रह गया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ हम ज़्यादा जा नहीं सकते। तो लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगले साल आप शुरू से पढ़ोगे तो फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। गलत बात तो नहीं की ना मैंने, नहीं की। अच्छा लटका हुआ है इसका मतलब है वेट, जो कि फोर्स के बराबर होगा। मसला तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया और लेंथ, है ना। भाई वॉल्यूम कैसे बनता है, वॉल्यूम कैसे बनता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या ऐसे भी बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, टेंशन मत लो ना, टेंशन। एक और बात, नाराज़ नहीं होना, अक्सर लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का, मेरा उसूल है ना टेंशन लेने का ना किसी को देने का, बल्कि लोगों के लिए आसानी करने का, सही है। तो जब कोई ये बोलता है ना टेंशन लेने का नहीं देने का, मुझे बहुत बुरा लगता है ये जुमला, यार क्यों किसी को टेंशन दें, अगर हम परेशान हैं तो किसी और को क्यों परेशान करें। अच्छा कहीं बात बात में गलती ना हो जाए, ज़रा यार देख लेते हैं। अच्छा एम की जगह क्या आ गया, रॉ ALG, और अल्लाह का शुक्र है मुझे आप लोगों को पढ़ाने में ना बड़ा सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ,
क्योंकि तालीम से बढ़कर किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता, कुछ नहीं। किसी को कुछ नहीं पता था, आपने बता दिया, इससे बड़ी क्या नेमत होगी। आप किसी को क्या दे सकते हो? पैसा, दौलत, कितनों को दोगे? ख़त्म हो जाएगी दौलत। लेकिन तालीम दोगे, खुद की भी बढ़ेगी, दूसरे की भी दौलत बढ़ेगी। इसीलिए मैं बड़ा शौक़ से इस काम को करता हूँ, और जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी इंशाअल्लाह ये काम करते रहेंगे। उम्मीद ये है कि मरने से पहले एक लेक्चर ज़रूर लेके दे के मरेंगे, मतलब लोगों को पढ़ाएंगे। और पता है, लोग दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं, बस आज बिल्कुल ठीक है, कल ऐलान होगा कि नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छे काम करो, लोगों को खुश रखो, जो लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं उनकी उम्मीदें पूरी करो, और अच्छे की उम्मीद रखो यार, ठीक है। अब आप बोलोगे इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेहनत करो यार। आओ चेक करते हैं, मैं आपको मेहनत का लेक्चर दे रहा हूँ कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब राउंड ऑफ कर लो, 1 2 3 4। काफ़ी बड़ी रॉड है, ठीक है। अब आखिरी न्यूमेरिकल आपने करना है प्रैक्टिस। यार एक न्यूमेरिकल आप खुद भी तो करो ताकि फील आए कि हाँ आज कुछ सीखा सर से। जैसे कराए ना वैसे ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। 4 न्यूमेरिकल कराए, ज़्यादा नहीं कराए, लेकिन फिर भी देखो आधा घंटे तो लग जाता है ना। लेकिन ये एक न्यूमेरिकल आप करोगे 10-15 मिनट में हो जाएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा कि मुझे हाँ मैं भी कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि सर तो सारी चीज़ें करा देते हैं, जब हम खुद बैठते हैं तो कर ही नहीं पाते हैं। तो मज़ा जब आता है पढ़ने का, जब मैं खुद कर पाता हूँ चीज़ों को, और फिर सर को अगले दिन जाके बताता हूँ सर ये मैंने नया सीखा, वो बोलते हैं माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अगली बार ये चीज़ भी ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।